हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम क्या करेंगे? आज हमने प्लस प्रमेश ई लिब से वॉल चार्ट मंगवाया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला। तो उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसके प्राइसिंग से रिलेटेड डिटेल्स को देखेंगे और समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कैसे पढ़ेंगे और उस वॉल चार्ट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एनहेंस आवर एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी एंड मार्क्स इन आवर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो ये देखिए, ऐसा करके गोल करके एक रोल टाइप में हमें ये डिलीवर हुआ। ठीक है, तो ये प्लास्टिक हम हटाएंगे और इसको हटाने के बाद में मैप को रिव्यू करेंगे। तो प्लास्टिक इसको हटा लिया है, फिर फोल्डेड मोड में हमें ये मैप मिला है जो कि है इस तरह का। तो ये वाला मैप हमें मिल गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। तो इसके बड़े काफी फायदे होने वाले हैं। तो देखो, थोड़ा सा फोल्डेड है, तो इसको हम पूरा प्रॉपर रिव्यू करेंगे, इसकी क्वालिटी से रिलेटेड सारी बात करेंगे और फिर आगे अपनी इस डिस्कशन को हम बढ़ाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे इसको करते हैं अपन डिस्कस। मैप की क्वालिटी फर्स्ट टाइम में देखने में अच्छी लग रही है और इसको जो फोल्ड किया गया है वो भी एक अच्छा पैकेजिंग दी गई है, इसको फिर से हम रख सकते हैं। तो कुल मिला के एक ऑप्टिमाइजिंग चीज हमें नजर आ रही है। तो अब इसका हम रिव्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, हमने हमारे वॉल चार्ट की अनबॉक्सिंग कर ली है। अब उसका पूरा प्रॉपर रिव्यू करते हैं कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें। तो देखो, ये इस तरह का वॉल चार्ट मेरे को इतना बड़ा मिला, काफी अच्छे डायमेंशंस हैं और दीवार को काफी अच्छे से कवर करता है, बड़ी अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। अब हम किस चीजों पर बात करेंगे? हम बात करेंगे कुछ एक इश्यूज पर। वो क्या होंगे कि इसकी प्राइस कितनी है, कितने का मैंने इसको मंगवाया, इसको मैंने कहाँ से मंगवाया, ये प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, इसके प्रोस एंड कॉन्स और इसको यूटिलाइज कैसे करना है। और हम एक टॉपिक भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होता कैसे है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कैसे होता है और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट का रिवीजन, अपना काम बढ़िया से हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात। तो सबसे पहले प्राइसिंग। देखो, मैंने इसको दो जगह से मंगवाया था, अमेजोन से। मतलब दो ऑप्शन थे मेरे पास में। तो अमेजोन पे ये था 239 रुपीज का और प्लस प्रमेश की वेबसाइट पे था ये 149 रुपीज का। तो बेटर है कि हम प्लस प्रमेश की वेबसाइट से इसको मंगवा लें। तो प्राइसिंग 150 रुपए, मैनेजेबल, अफोर्डेबल, अच्छी पैकेजिंग में, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हमें पढ़ाई में साथ भी देने वाला है। तो देखो, पढ़ाई पर हुए इन्वेस्टमेंट को खर्चा ना मान के उसको इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें कैपिटल जनरेशन का मौका देगा, एक ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल बनाएगा वो। तो अच्छी चीज होगी, तो कोई खर्चे वाली इसमें कोई ज्यादा बात है नहीं। तो 149 रुपीज का है ये। अच्छा, इसको कहाँ से मंगवाया जा सकता है? तो प्लस प्रमेश की वेबसाइट का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है और यहाँ पर एक ये व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7967211847। तो इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये pluspramesh.in ये वेबसाइट है, तो यहाँ से भी इसको मंगवा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट इस तरह की ये वेबसाइट दिखेगी, बड़ी अच्छी बात। तो इसको एक तो यहाँ से मंगवाया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है, इसको हम इस वॉल चार्ट को अमेजोन से भी मंगवा सकते हैं। प्लस प्रमेश ई लिब करेंगे तो उसके प्रोडक्ट्स आएंगे और वहां पर ये वॉल चार्ट हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात। ये 149 रुपीज तो वॉल चार्ट की प्राइस और 80 रुपीज ये डिलीवरी के चार्जेस लेता है अमेजोन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है हमें? प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखना बहुत है, तो एक छोटा सा वीडियो अटैच करते हैं, तो उससे पूरी क्वालिटी और किस तरह से वर्ड्स लिखे गए हैं सब हमें समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये हॉलिस्टिक हमने इसको कवर किया है मैप को। मैंने इसको एक बोर्ड पे लगा दिया है। तो देखिए, काफ़ी बड़ी साइज़ का बोर्ड है ये और इसको कवर किया है, तो हमारे रूम पे काफ़ी लंबी जगह को ये कवर कर लेगा। काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये। अब इसके कंटेंट और छपाई वगैरह, प्रिंटिंग कैसी है उसको देखते हैं। तो देखो, वर्ड्स बड़े क्लियरली एंड प्रॉपरली लिखे गए हैं और सारे पॉइंट वाइज चीज़ों को कवर किया गया
है ना, और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हुए हैं हमारे, उन सब को एक एक करके इसमें सब कवर कर लिया गया है। तो प्राइमा फेसिया हम देखते हैं तो क्वालिटी कंटेंट काफ़ी अच्छा है, मटेरियल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। ये देखिए 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि इसमें प्रोहिबिट किया गया था एक्विजिशन ऑफ लैंड अंडर पर्सनल कल्टीवेशन अनलेस द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज पेड एज अ कंपनसेशन ड्यू। सही, बिल्कुल अच्छा है, सारा कंटेंट प्रॉपरली कवर किया गया है। इसमें लेटेस्ट ये फर्स्ट एडिशन है, इसको अपडेट किया गया था 16 Feb 2020। तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये पूरा समझा भी दिया गया है, देखिए सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिल गए हैं। साथ में जैसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो इसमें ज़्यादा कंटेंट लिखने की ज़रूरत थी, तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे चीज़ों को समझा दिया गया है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट को तो समझाया गया ही है, उसके अलावा हमें आर्टिकल 368 की संविधान का संशोधन कैसे किया जाता है, जो कि हम लेक्चर में भी अभी इसमें कवर करेंगे, तो इसको भी प्रॉपरली समझाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दी गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो यूजुअली हम अवॉइड कर देते हैं, तो ये यहाँ पे दी गई है, तो बार बार इसको पढ़ते रहेंगे तो हमें समझ भी आएगी और याद रहना आसान हो जाएगा। जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है यूनियन और स्टेट दोनों के लिए, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सेकुलर स्टेट है, फेडरलिज्म है इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो प्रमेश जैन और प्रतीक जैन ने इसको लेके काफ़ी अच्छा काम किया है। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजीज, तो लगभग सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर मैं हॉलिस्टिकली देखूं तो ये एक बम्पर पैकेज हो सकता है मेरे लिए कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ों को बढ़िया से समझ पाऊँ। उसके अलावा थिंग्स आर वेरी मच फाइन, तो इट्स रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। और बाकी इसका जो कंटेंट है, एक अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी इसमें कि इसकी जो क्वालिटी नहीं, प्लास्टिक कोटेड नहीं है। होता क्या है कि जब हम इसको अपने वॉल पे लगाएंगे तो देखिए मैं ट्यूबलाइट के नीचे रखा हुआ है और फिर भी ये चमक नहीं रहा है। अगर प्लास्टिक कोटेड होता है ना तो वो चमकता ज़्यादा है, तो हमें है ना एक स्टिल एक जगह पे रह के उसको देखना होता है ना, तभी उसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं, तभी उसको प्रॉपरली हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको है ना किसी भी एंगल से रूम में हम कहीं से भी देखें तो हमको वो व्यू हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा हमें मिल जाएगा। वर्ड्स इतने छोटे भी नहीं है, थोड़ा तो पास आना पड़ेगा, और एक इतनी बड़ी साइज के वॉल चार्ट के अंदर सारे अमेंडमेंट को कवर करना इट्स अ टायरिंग टास्क। तो इसका मैनेजमेंट भी, स्पेसिंग का भी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा किया गया है। तो क्या है, सारे अमेंडमेंट एक जगह मिल भी गए और थोड़ा सा नज़दीक जाकर हम इसको सारे को पढ़ भी सकते हैं। अगर वीक में 2-3 बार भी इसका पूरा रिवाइज कर लें तो यूजुअली इसके क्वेश्चन हर 2-3 साल में यूपीएससी पूछती रहती है, तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो क्वालिटी वाइज थिंग्स आर वेरी मच फाइन, चीज़ें अच्छी हैं, ये अच्छा लगा मुझे। चलो ठीक है, आगे अब इसको रिव्यू करते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स। तो देखो, पढ़ने वाला प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छे इसके फायदे हैं, तो इसके तो प्रॉस ही प्रॉस हैं। कॉन्स तो क्या होंगे? कॉन्स तो तब होंगे कि जब हम इसको पढ़ेंगे भी नहीं और दीवार पर जगह और रोक लेंगे, तो उसके कॉन्स होंगे। तो इसके प्रॉस क्या है? ये रेगुलर टाइम इंटरवल पे हमें रिवीजन का मौका देता है। रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिवीजन, ठीक है, इसको हम रिवाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। देखो, जब भी हमने लेट सपोज इसको दीवार पे लगा रखा है, तो हम कभी भी घूमते फिरते 1-2 अमेंडमेंट को ही देख लेते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारे माइंड में आ गया और उससे रिलेटेड एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमें समझ में आ गया। उससे रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट हमने कभी भी न्यूज़पेपर में, लक्ष्मीकांत में, कहीं भी किसी भी बुक में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़े थे, तो वो हमें रिवाइंड होते रहेंगे। तो इससे क्या है, हमारा पॉलिटी को लेके टच बना रहेगा। तो रेगुलर टाइम इंटरवल पे रिवीजन होता रहेगा, उसका चांस देगा, और जिससे ये पॉलिटी को हमें टच में रखेगा। जैसे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा, तो उसमें ये बोला कि 15% से ज्यादा कैबिनेट, 15% से ज्यादा पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है, उससे बड़ा कैबिनेट का स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे कैबिनेट वर्ड भी दिमाग में घुसा, तो आर्टिकल 76 भी आएगा, है ना। और उसके बाद में
अटल जी की सरकार थी तो कैसे क्या हिसाब किताब चलता था, कई चीजें फिर हम उसको कवर अप कर सकते हैं। तो उस तरह से रिवीजन के बड़े फायदे हैं। लेकिन इसके रिवीजन के फायदे ये होंगे कि हम थोड़ा सा एक शेड्यूल बनाएं और जाके इस चार्ट के पास में खड़े हों। लाइक हम अनप्रोडक्टिव काम करते रहते हैं, लेट सपोज सुबह ब्रश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं और ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये जो घस्से लगा रहे हैं मुंह में, उस टाइम पे क्या करें, इस चार्ट के सामने खड़े हो जाएं। इस चार्ट के सामने खड़े हो जाएं और इस चार्ट को रेगुलरली देखते रहें, और ये एम करें कि लेट सपोज इसमें 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 105 है वैसे, तो एटलीस्ट ये एम करें कि मैं जब तक ब्रश करूंगा तब तक 10 या 15 अमेंडमेंट को एक बार के लिए गो थ्रू कर लूंगा। तो इस तरह से एक हफ्ते के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा रिवाइज हो गया। और ये चीज अगर हम कंटिन्यूअसली एक महीने तक करें, तो 4 टाइम्स किसी चीज का हम रिवीजन करते हैं, 4 टाइम किसी चीज को हमने रिवाइज किया, तो अल्टीमेटली वो हमें फायदा तो देगा ही, उसका बड़ा फायदा मिलेगा हमें, तो ये चीज बड़ी फायदेमंद हो जाएगी। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। दूसरी चीज, दूसरी नहीं तीसरी चीज क्या, कि इन रिविजन्स के बेसिस पर क्वेश्चंस लगाएं प्रीवियस ईयर के, तो कहीं ना कहीं इन अमेंडमेंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। कई बार तो यूपीएससी डायरेक्ट पूछती है, कई बार इनसे लिंक करके क्वेश्चन पूछती है, तो टाइम टू टाइम अगर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करते रहेंगे तो तब भी इसका फायदा मिलेगा। तो ऑल टुगेदर एक अच्छा सौदा है अपने लिए। वरना क्या होगा, रिवाइज नहीं करेंगे, केवल दीवार पर इसको टिका के छोड़ देंगे ना, तो पैसे के पैसे वेस्ट हो गए, है ना, फिर तो कौन सा है, तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। चलो बढ़िया, आगे अगली चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी किसी टॉपिक को लेके रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले ये तो समझे अपन कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट क्या होता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, एक रूल बुक होती है किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नेंस के लिए, है ना, यही तो होता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इस विधान के तहत हम अपना काम करेंगे, वो हमारा हो गया संविधान। ठीक है साहब, ये हमारा संविधान हो गया। अब देखो संविधान में होता क्या है, एक रूल बुक है, तो उसमें रूल्स को लिस्ट किया गया है। तो समय की अपनी मांग होती है, समय समय पर रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो अलग अलग रूल्स आते रहते हैं। तो अलग अलग रूल्स आते रहते हैं, तो समय के साथ रूल्स चेंज होते रहते हैं, तो कोई नया रूल आ गया, तो उस रूल को हमें यूटिलाइज करना है, या फिर किसी रूल में कुछ बदलाव की आवश्यकता आ गई, तो उस बदलाव को हमें करना है उस रूल बुक के अंदर। मतलब सीधे सपाट शब्द में बोलूं तो इसको अमेंडमेंट बोलते हैं, कि उसको अमेंड कर दिया, उसको बदल दिया, तो ये अमेंडमेंट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया, रूल बुक में अमेंडमेंट हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। तो इसकी सिंपल सपाट डेफिनेशन क्या है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पॉलिटी। ठीक है साहब, एक राज्य व्यवस्था जो पॉलिटी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई किया ना, ये रूल्स के अंदर कुछ बदलाव कर दिया अपन ने। Organization or other type of entity. Amendments are often interwoven into relevant sections of an existing constitution, directly altering the text. Conversely, they can be appended to the constitution as supplemental additions, thus changing the frame of government without altering the existing टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सिंपल, इसको थोड़ी सी पढ़ी लिखी भाषा में इन्होंने लिख दिया, तो ये डेफिनेशन बन गई। 2-3 बार इस डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे तो मेंस में लिखने लायक भी हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो गया, कि होता क्या है ये हमने सीख लिया। अब मुद्दा ये है कि भाई भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कैसे अमेंड करें, हाउ, कोई तो प्रोसीजर दिया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई तो प्रोसीजर होगा, बिना प्रोसीजर के तो काम चलता नहीं है। तो क्या प्रोसीजर है, तो आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट 20 के अंदर है, डील करता है पार्लियामेंट के पावर को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर रखता है, और इसका प्रोसीजर इसमें पूरा समझाया गया है।
और ये बोलता है कि द पार्लियामेंट में अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन फॉर द पर्पस। इस पर्पस के लिए जो भी प्रोसीजर लिया हो गया है उसके हिसाब से अमेंड किया जा सकता है। लेकिन हमारे भारत के संविधान को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटी के लेक्चर्स के अंदर, ऐसे ही अमेंड नहीं किया जा सकता। देखो, हमारे देश के संविधान का गार्जियन जो है, गारंटर है, इंटरप्रिटेशन देने का काम करता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और जब भी हमारे संविधान पर आंच आती है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है कि आप इस संविधान को बदलोगे तो इन इन क्लोज को नहीं छेड़ सकते, ये जो वक्तव्य इसके अंदर लिखे हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, ये हमेशा बने रहेंगे। उसके अलावा आप चाहे तो संविधान को बदल सकते हो। तो एक तरीके से संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मूल ढांचा है, वो नहीं बदलना चाहिए। उसके अलावा आपकी मर्जी है, संविधान को आप अमेंड कर सकते हो। मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इथॉस हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं। हमारे जो फोर फादर्स थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो इसी के लिए तो लड़ी थी, इस संविधान के लिए तो लड़ी थी। और इस संविधान के अंदर जो आइडियल्स हैं वो सोसाइटी के अंदर प्रेवलेंट होने चाहिए, उनका सोसाइटी के अंदर असर दिखना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? हमको एक वेलफेयर, इंक्लूसिव और यूटिलिटेरियन सोसाइटी बनाना। तो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में छेड़छाड़ नहीं होगा। तो इन बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए केशवानंद भारती केस जो था अब तक का सबसे बड़ा 1973 में, उसके तहत एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन निकाली। तो कुछ पॉइंट्स दिए कि इन मुद्दों के अलावा आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। तो वो क्या पॉइंट्स थे कि जिनके अंदर आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, उनको देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी समझ में आ जाएगी अपने को। तो बेसिक फीचर्स क्या हैं हमारे संविधान के, उनको देख लेते हैं, जिनके तहत बदला नहीं जा सकता। क्या? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान सबसे सुप्रीम होगा, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर आंच आई तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ, किसी के पप्पा का रूल नहीं चलेगा, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलेगा। ठीक है ना? जो लॉ बना हुआ है, कानून है ना, कानून सर्वोपरि होएगा। द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया के अंदर जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है, और उनको अपने अपने काम दिए हुए हैं, है ना, अपने अपने काम है उनके करने के। जुडिशियरी का काम है जजमेंट पास करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इंप्लीमेंट करना, और लेजिस्लेटिव का काम है लॉज बनाना। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमेशा बना रहेगा, एक दूसरे के काम के अंदर ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दी जाएगी। सेपरेशन ऑफ पावर। द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, तो वो क्या चाहती है कि इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती है, और जस्टिस प्रोवाइड करवाना चाहती है। किस टाइप की जस्टिस? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, फेथ, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, और उसके अलावा फ्रेटर्निटी चाहती है देश में, इक्वेलिटी चाहती है। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी जुडिशियरी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटर है। अगर हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। या फिर कोई गलत नियम बना है सर देश के अंदर, तो उसकी मानकता को स्थापित करने के लिए, उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमारे कोर्ट ऑफ लॉ इंटरवीन कर सकते हैं। उस चीज को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म हमारे देश में बना रहना चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226
को हम संविधान से नहीं हटा सकते। क्यों? आर्टिकल 32 के तहत रिट ज्यूरिसडिक्शन के द्वारा अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो रिट ज्यूरिसडिक्शंस का यूज करके हम अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आर्टिकल 226 के तहत। बढ़िया बात। अगली चीज, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल लिबर्टी ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल्स 282 एंड 293। बहुत बढ़िया। अगली चीज, सेकुलरिज्म। देखो, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, मत, पंथ, संप्रदाय के लोग, अलग अलग सेक्ट, कास्ट, बिलीफ, लिंग्विस्टिक लोग रहते हैं देश के अंदर। तो भाई उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए ना। एक किसी संप्रदाय विशेष का तो अधिकार नहीं हो सकता देश पर, तो सेकुलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में हमने जैसे ही बात की थी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का फ्रीडम और डिग्निटी मेंटेन होना चाहिए, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हमारे देश का फिर मतलब क्या रह जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ऐसा संविधान में संशोधन करोगे जिससे कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा हो, है ना, देश की इंटीग्रिटी यूनिटी पर खतरा हो, तो वैसे संविधान संशोधन भी नहीं किए जाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉट एवरी फीचर ऑफ इक्वालिटी बट द क्विंटेसेंस ऑफ इक्वल जस्टिस। तो इक्वल जस्टिस वाली चीज है ना, उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एसेंस ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3, सीधी सी बात है, ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है ना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को चेंज तो किया जा सकता है, कुछ निकाला जा सकता है, डाला जा सकता है, तो लेकिन अमूलचूल परिवर्तन उसमें नहीं किए जा सकते। अगला, द कंसेप्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, पार्ट 4 इन टोटो। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। वो चाहता क्या है, वो गाइडलाइंस हैं स्टेट के लिए, क्या कि एक वेलफेयर स्टेट को किस तरह से काम करना है, तो वो गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो वो जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बड़ी समझदारी के साथ में काफी अमेंडमेंट किए गए और उनके बीच में बैलेंस बनाया गया है कि फंडामेंटल राइट्स का भी हनन ना हो हमारे, और हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो वो भी, उनका भी सामंजस्य बना रहे, तो वो बैलेंस भी ना टूटे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो इस तरह का पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो सही है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारे देश का मूल जो राज्य व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक वे ऑफ पॉलिटी है। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं लेकिन वो इलेक्शंस अच्छे से हो, इम्पार्शियली हो, सबको बराबरी का मौका मिले और उसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो। तो ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। लिमिटेशन अपॉन द अमेंडिंग पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 लिमिटेशन देता है, हर कोई आके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 368 में जो प्रोविजन दिए गए हैं वो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सीधी सी बात है, अगर हमें जुडिशरी को अच्छे से काम करवाना है तो उसको इंडिपेंडेंस तो देना पड़ेगा ना। उसमें अगर इंटरफेरेंस होने लग गया तो जज अपनी राय सही से नहीं दे पाएगा, तो नुकसान देश को होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, बिल्कुल सही बात है, जस्टिस का एक्सेस तो सबको होना ही चाहिए, न्याय तो सबको मिले ना। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, है ना। ये डिक्री और लीव पिटीशन वगैरह अलग अलग टाइप के पावर सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो ये इनके छीने नहीं जाए, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अगला, लेजिस्लेशन सीकिंग टू नलिफाई द अवार्ड मेड इन एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशियल पावर ऑफ द स्टेट बाय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट, बिल्कुल सही बात है, इसका भी ध्यान में रखना है।
तो ये सारे करके क्या होंगे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर। संविधान में संशोधन तो करेंगे लेकिन इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट पूछेंगे कि सर इसको भी याद रखें क्या, तो थोड़ा बहुत देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो हमें याद होने लग जाएगा। अब देखो, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कैसे होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ता है। आर्टिकल 368 के अंदर, आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के अंदर लिखा हुआ है। अब ये जो बिल आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके लिए कुछ कुछ बातें याद करनी है। इस बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी में भी कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकसभा और राज्यसभा के बराबर पावर है और ज्वाइंट सिटिंग भी नहीं हो सकती। और इस बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन भी नहीं चाहिए। और ये बिल या तो मिनिस्टर ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। मतलब इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर तो खुला खेल है, मिनिस्टर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन भी नहीं चाहिए, बड़ी अच्छी बात। अब देखो, इस बिल को एसेंट मिलेगा, मतलब ये बिल कैसे पास होएगा, तो देखो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा इसको, जहां जहां पर नेसेसरी है। 3 टाइप की मेजोरिटी है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल। अगर दोनों हाउसेज से बिल पास हो गया है तो प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ेगा बिल को पास करने के लिए। ना तो वो विडहोल्ड कर सकता है अपनी एसेंट को, ना वो रिकंसीडरेशन के लिए पार्लियामेंट में फिर से भेज सकता है। तो भाई सीधी सी बात ये है, लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने कर दिया बिल को पास। अब प्रेसिडेंट को इसको एसेंट देना ही होगा, वरना ये बिल बिल बिला जाएगा, है ना। तो बिल को बिल बिलाना नहीं है ना, बस अपना संविधान के अंदर संशोधन हो गया। कितने तरीके के संविधान संशोधन होते हैं, 3 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। कौन से कौन से? बिल्स दैट नीड्स टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एक तो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास करे, एक पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करे, और एक पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से तो पास करे, लेकिन एक उसके अंदर कंडीशन ये भी है, उसको आधे से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा भी रेटिफाई करना होगा। जैसे कोई इंपॉर्टेंट बिल है फेडरलिज्म का, अभी बताऊंगा मैं, तो वो लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने भी एसेंट दे दिया। अब हमारे स्टेट के कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं, तो कम से कम 15 स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज को उसको पास करना होगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, तब उसको पास मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस तरह से अमेंडमेंट किया जाएगा, तो एक प्रोसीजर पढ़ देते हैं। An amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in the either house of the parliament and not in state legislature। इसका ध्यान रखना है। The bill can be introduced either by a minister or by a private member, does not require prior permission of the president। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यूपीएससी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है, तो इसको ध्यान में रखना है। क्या प्रोसीजर है? अगली बात, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज अ मेजोरिटी more than 50% of the total membership of the house and majority of the 2/3 of the member of the house present and voting। मतलब देखो 400 लोग प्रेजेंट हैं, 400 लोग प्रेजेंट है, तो उसके अंदर 2/3 266 को कम से कम वोट देना पड़ेगा। लेकिन हाउस की मेजोरिटी भी होनी चाहिए। तो हाउस की मेजोरिटी क्या है, लोकसभा के अंदर अपने 545 मेंबर हैं, तो 273 है ना, 273 लोकसभा की मेजोरिटी, लेकिन यहाँ पर तो 266 ही बने, तब पास नहीं होगा। तो लेट सपोज मेंबर प्रेजेंट थे वहां पर 500,
ठीक है साहब, उसमें से 2/3 को वोट करना पड़ेगा, तो वो हो गए 334, बिल्कुल बिल पास हो जाएगा। तो ये हो गई स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल है ना, थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे में पास करवाना। अगला पॉइंट, ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट सीटिंग करवा देंगे, लोकसभा में बिल आया तो लोकसभा के मेंबर पास करके देंगे, राज्यसभा में बिल आया तो राज्यसभा के मेंबर पास करके देंगे। In case of disagreement between the two houses, there is no provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. बाकी सिंपल जो बिल होते थे ना, उनमें तो जॉइंट सिटिंग हो जाती थी, लेकिन इसमें नहीं होगी। ये बिल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट का प्रोसीजर क्या है। तो कभी पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से चीजों को डील करेंगे, करना सीखेंगे अगली बार। इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट बी। अब देखो फेडरल प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोविजंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, केवल स्टेट गवर्नमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहे हो, उन पर भी प्रभाव डाल रहे हो। तो ऐसे बिल्स को पास करवाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी से तो लोकसभा राज्यसभा से पास करवाना ही पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट से, साथ में मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट से सिंपल मेजोरिटी से भी पास करवाना पड़ेगा। After duly passed by both the houses of the parliament and ratified by the state legislature where necessary, the bill is presented to the president for assent। अब president क्या है, अपना assent देंगे ही। president assent देंगे ना, वो रख सकते हैं ना वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। तो एक तरीके से सिंबॉलिक है प्रेसिडेंट से साइन करवाना। ठीक है साहब, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया तो वो जो बिल है एक्ट बन गया, जिसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये समझा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एक्ट। बिल्कुल बढ़िया बात हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हमने देख लिए, 3 टाइप के हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कैसे होते हैं ये और देख लेते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब देखो सिंपल मेजोरिटी से the number of provision in the constitution can be amended by simple majority of the two houses outside the scope of article 368। 368 में लिखा भी नहीं हुआ है और संविधान के अंदर अमेंडमेंट भी हो जाएगा, तो आर्टिकल 368 से बाहर है। जैसे कि कौन से पॉइंट्स हैं, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कोई नया स्टेट बनाना है ना, जैसे तेलंगाना बना था, सिंपल मेजोरिटी से हो गया था, आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं पड़ी। किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है, किसी स्टेट का नाम बदलना है, हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। किसी स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी हुई ना, इनको अबॉलिश करना है, तो पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से उसको अबॉलिश किया जा सकता है। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो कि अमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस दी जाती है ना, सभी संवैधानिक पद होते हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस को, तो उनके अंदर कुछ बदलाव है तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोरम का मेथड चेंज करना है तो वो हो जाएगा सिंपल से। अगर अलाउंसेस और सैलरी बढ़ानी है किसकी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। सारे पॉइंट्स देख लेने हैं, कभी पूछ सकती है यूपीएससी, और यूपीएससी बड़ी नाकारा किस्म की बॉडी हो चुकी है, कुछ भी पूछती है, तो हमको तो बच के रहना पड़ेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर पार्लियामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कम्युनिटी। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, तो इसका यूज रखना है कि नहीं रखना है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। नंबर ऑफ प्यूनाइज जज इन द सुप्रीम कोर्ट, सिंपल मेजोरिटी। कंफर्मेशन ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर देना है, सिंपल मेजोरिटी से दे देंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज है, सिंपल मेजोरिटी से। सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी आपको बदलाव संविधान में करने हैं तो सिंपल मेजोरिटी से कर देंगे। सीए की बात चल रही थी ना, सिंपल मेजोरिटी से हो गया था। इलेक्शन करवाना है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन चेंज करना है संविधान में, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा।
डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, बड़ी पावरफुल बॉडी होती है डिलिमिटेशन कमीशन। हमेशा जनसंख्या के हिसाब से क्या करते हैं, सीटों का बंटवारा किया जाता है, कंस्टिट्यूएंसीज का बंटवारा किया जाता है, तो डीलिमिटेशन किया जाता है ना, डीलिमिट किया जाता है। तो होता है ना कि ये क्षेत्र से अब चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगली बार क्या है, इस क्षेत्र को करके दो क्षेत्र बना दिए, है ना। राजस्थान के अंदर अभी जैसे लोकल बॉडीज हुई थी, तो उसमें क्या है, पंचायतों को छोटा कर दिया गया था, तो डीलिमिटेशन ही किया गया था। लेकिन जब डीलिमिटेशन कंस्टिट्यूएंसीज का किया जाए तो ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। यूनियन टेरिटरीज, किसी को यूनियन टेरिटरी बनाना है कि नहीं बनाना है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। फिफ्थ शेड्यूल, अब फिफ्थ शेड्यूल देखो, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है, फिफ्थ शेड्यूल क्या है कि जो कंट्री के अंदर ट्राइबल एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उसमें कुछ बदलाव करना हो सिंपल मेजोरिटी से। और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर 4 स्टेट्स, है ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बदलाव करने हो तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी में कौन से आते हैं, ये देखो, इसके अंदर पहले तो ये देख लेते हैं फिर से कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। ओवरऑल स्ट्रेंथ से 50% ज्यादा और प्रेजेंट के 2/3 शुड बी वोटिंग, तो स्पेशल मेजोरिटी हो गई। बड़ी अच्छी बात। किस तरह के प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है, एक तो हमें अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना है, देखो फंडामेंटल राइट का थीम खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कोई फंडामेंटल राइट नया जोड़ना हो या फिर कोई घटाना हो, तो अमेंडमेंट करना हो तो किया जा सकता है स्पेशल मेजोरिटी से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट पॉलिसी में, उसमें चेंज करना हो तो सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है। उसके अलावा ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कवर्ड बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, जो फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी में जो अभी हम पढ़ेंगे, उसके अलावा जितने भी बचते हैं उनको सबको स्पेशल मेजोरिटी से किया जा सकता है अमेंड। अच्छा, अब स्पेशल वाले देख लेते हैं, जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तो कौन से हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे हो, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, क्योंकि भाई फेडरलिज्म की बात आ गई ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन बदल रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, जो भी सेवन शेड्यूल है। अब सेवन शेड्यूल क्या है, सेवन शेड्यूल के अंदर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग सब्जेक्ट हैं, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों नियम बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमों को प्रेफरेंस मिलेगा। तो उसमें कोई प्रोविजन चेंज करना है तो स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट आएगा। स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा की सीटें, तो उसको चेंज करना है तो वो भी यही टाइप का अमेंडमेंट होएगा। और लेट सपोज आर्टिकल 368 जो कि हमें संविधान को संशोधन करने का पावर देता है, उसी में कुछ बदलाव चेंज करने हो तो कर सकते हो, इस तरह के अमेंडमेंट के द्वारा हो सकता है साहब। बढ़िया। तो देखो लगभग ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे अमेंड किया जा सकता है। बड़ी अच्छी बात। अब क्या इंपॉर्टेंट बात है, अब ये देखते हैं अपन कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, है ना, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए हैं तो उनको एक बार अपन कवर कर लेते हैं, फिर एक आइडिया भी लग जाएगा और बार बार अपना रिवीजन चलता ही रहेगा। रूम में बढ़िया सी जगह पे फर्स्ट क्लास अपना चार्ट लगाएंगे और उसे देखते रहेंगे। तो वो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half। तो थर्ड टाइप का कॉन्स्टिट्यूशनल का अमेंडमेंट है ना ये। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर कुछ बदलाव किया जाएगा तो वो पार्लियामेंट और प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से एक ज्यादा से रेटिफाई करवाना पड़ेगा। तो ऑप्शन 1 तो होगा, तो 1 जहां जहां भी नहीं उसको काटो, तो ऑप्शन डी कटा, एलिमिनेशन करके ही हम सारे करेंगे। अच्छा, लिस्ट इन 7th शेड्यूल, ये ऑप्शन 3 भी होगा। तो 3 ऑप्शन जहां जहां पे नहीं है उस ऑप्शन को काटेंगे
तो ऑप्शन बी कटा। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट, ऑप्शन 2 भी आएगा। तो 2 जहां जहां पे नहीं है उसको भी काटा, तो ऑल टुगेदर ऑप्शन ए आ जाएगा। 1 2 3, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन अ स्टेट, वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो देखो हमें पहले अगर ऑप्शन 4 को गलत कर देते ना, तो ऑप्शन बी सी डी तीनों ही गलत हो जाते। तो हमने क्या किया, एलिमिनेशन भी सीख लिया और यूटिलाइज भी कर लिया इस नॉलेज को। ऐसे करके पढ़ना भी है और रट्टा लगाते रहना है, बड़ा फायदा देगा। वॉल चार्ट हमें बहुत फायदा देने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये इसमें क्या करना है ये मैं आपके लिए छोड़ के चले जाता हूं। वॉल चार्ट के अंदर 1 से लेके 105 तक सारे अमेंडमेंट्स को लिखा हुआ है। तो क्या करना है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो क्या बोलता है, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, 75th क्या था, 18th क्या था, 83rd क्या था, ये सब दिया हुआ है। तो 69th क्या था, दिल्ली वाला था, है ना। दिल्ली को स्टेटस दिया गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाला। तो ए को 5 से लिंक कर देंगे, ए को कर देंगे 5 से लिंक। तो जहां जहां ए 5 नहीं है उन दोनों ऑप्शंस को काट लो। काट दिया साहब। अब A5 B1 ये दोनों मैच कर रहे हैं, बढ़िया। A5 और B1, 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल बन गया। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन 18th 86th, द 83rd अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 2000 वाला। तो कॉन्स्टिट्यूशन एट अदर लेवल, तो सी जो है उसका देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 18th ये एक्चुअली मिसप्रिंट हुआ है, पता नहीं क्या इन्होंने प्रिंट सही से नहीं किया है। तो 18th तो नहीं होगा क्योंकि 2000 के अंदर 18th तो नहीं आया था। तो ये शायद 2000 वाला फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है, तो 18th नहीं होगा, 86th होगा, है ना। 80 ऐसा कुछ होएगा। तो कोई रिवाइज करेंगे तो हो जाएंगे सारे। तो सी को हमने किया 4 से मैच, तो ऑप्शन ए आ गया। तो अगर हम रेगुलरली वॉल चार्ट का यूटिलाइजेशन करते रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर कंसिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सब लोग वॉल चार्ट मंगाएंगे, उससे रिवाइज करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एकदम बढ़िया। 44 से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद द 93वां संविधान संशोधन किससे डील करता है, कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये सबको पता है, इजी वाला क्वेश्चन है ये सबको पता है कि सबको फ्री एजुकेशन दी जाएगी 6 से 14 की एज तक, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। तो देखो 2003 में 9th शेड्यूल का पूछा गया था कि कब ऐड किया गया था 9th शेड्यूल भारत के संविधान के अंदर, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही। अब ये सब समझाया हुआ है ना, वॉल चार्ट के अंदर पूरा दिया हुआ है। तो उसको हमने देखा भी था वॉल चार्ट कैसा है, तो उससे हम इसको कवर कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए बड़े फायदे वाली चीज होगी। और बैकअप में कितनी नॉलेज दे देगा उसके तो कहने ही क्या। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। अब ये देखो डिलिमिटेशन कमीशन वाला है, तो डिलिमिटेशन कमीशन वाला जो होएगा वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। तो 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, उसने बोला था। फिर उसके बाद में 31st जिसने की सीटें बढ़ा दी थी। अब 2026 में फिर से डिलिमिटेशन लाया जाएगा।
तो ऑल टुगेदर एक एक करके ये सारे कवर हो जाते हैं। ऐसे ही 2015 में पूछा गया था कि है ना 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, सब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड है। बन नहीं पाई वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से इसको कवर कर लिया अपन ने, कवर हो भी गया। ठीक है, ठीक है साहब। तो देखो घूम फिर के सारा जुगाड़ यही करके रखना है अपने को कि प्रॉपर इस वॉल चार्ट को यूटिलाइज करना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है कि हम एक प्रोडक्टिव रिजल्ट लेके लाएं। उसके अलावा रब राखा मेहनत करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस प्रमेश से जुड़े रहें। प्रतीक और प्रमेश ने बड़ा अच्छा काम किया है, अच्छा वॉल चार्ट बनाया है। सो दे विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड वी ऑल्सो वांट यू पीपल टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो ठीक है, यहाँ पर लेक्चर को खत्म करते हैं। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।